18th सेंचुरी की शुरुआत में मराठा अंपायर भारत की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर थी। जो एक दलित कास्ट थी, उन्हें अनटचेबल्स माना जाता था। अपने पीछे झाड़ू बांधकर अपने पांव के निशान साफ करना और अपना थूक कलेक्ट करने के लिए गले में बर्तन लटकाना। शिवाजी महाराज ने कास्ट सिस्टम के बावजूद सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश की। हजार के सामने केवल 800 सोल्जर्स खड़े थे, लेकिन जो हुआ उसने हिस्ट्री बदल दी। प्रणाम दोस्तों, हिस्ट्री के पेजेस में कुछ बैटल्स हमें सिर्फ डेट और फैक्ट्स के रूप में मिलती हैं, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसे सिंबल्स बन जाती हैं जो पूरी एक कम्युनिटी की कहानी बयां करती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई की जो सिर्फ एक बैटलफील्ड पर लड़ी गई, लेकिन इसने पूरी एक सामाजिक संरचना को हिला के रख दिया। एक लड़ाई जो साहस, प्रतिरोध और आत्मसम्मान का एक अमर प्रतीक बन गई। यह है बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की कहानी। 1 जनवरी 1818 का वो दिन जो उत्पीड़ित और ताकतवर के बीच की लकीर को मिटा गया। 18th सेंचुरी की शुरुआत में मराठा अंपायर भारत की एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर थी। पेशवास के अंडर ये एम्पायर नॉर्थ और साउथ इंडिया तक फैल गया था, लेकिन हर बड़े एम्पायर के साथ एक शैडो स्टोरी होती है। पेशवा रूल कास्ट सिस्टम पर बेस्ड था, जिसमें पावर एक स्पेसिफिक ग्रुप के हाथ में थी। महर कम्युनिटी, जो एक दलित कास्ट थी, उन्हें अनटचेबल्स माना जाता था। क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम नीच जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित है। उनका काम था गांव के बाहर रहना, अनक्लीन जॉब्स करना और समाज के हर बेसिक अधिकार से वंचित रहना। पेशवास के टाइम पर महर कम्युनिटी को आर्मी में जगह नहीं दी जाती थी। उन्हें सिर्फ उत्पीड़न और अपमान मिलता था। ये अपमान कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे जैसे सोशल रिस्ट्रिक्शंस। महर लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर फ्रीली घूमने नहीं दिया जाता था। उन्हें अपमानजनक काम करने को मजबूर किया जाता था, जैसे अपने पीछे झाड़ू बांधकर अपने पांव के निशान साफ करना और अपना थूक कलेक्ट करने के लिए गले में बर्तन लटकाना। प्रोफेशनल रेस्ट्रिक्शंस। पेशवा लोग महर जाति के लोगों को काम नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें लोअर कास्ट माना जाता था। पनिशमेंट, अगर कास्ट रूल्स तोड़ते तो महर लोगों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती थी। लॉस ऑफ सोशल मोबिलिटी। पेशवा लोगों ने महर जाति की सोशल और प्रोफेशनल मोबिलिटी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। अब बात आती है कि महर लोग क्या हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पर महर लोगों की लाइफ काफ़ी अलग थी कंपेयर टू बाद के पेशवा रूल। शिवाजी महाराज ने कास्ट सिस्टम के बावजूद सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश की। महर लोग शिवाजी महाराज के आर्मी का पार्ट थे और उन्हें इन्फेंट्री सोल्जर्स की तरह काम करने का मौका मिलता था। फोर्ट्स की गार्डिंग और लॉजिस्टिक्स मैनेज करने जैसे काम भी उन्हें दिए जाते थे। सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो था, लेकिन शिवाजी महाराज मेरिट और स्किल्स को वैल्यू करते थे, जिससे महर लोग एम्पायर के लिए एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सके। महर लोग ज़्यादातर विलेजेस में रहते थे और लेबर का काम करते थे। उनका गुजारा सो कॉल्ड अपर कास्ट लोगों के ऊपर डिपेंड करता था। शिवाजी महाराज हर कास्ट के लोगों को रिस्पेक्ट देते और उनके साथ फेयरली बिहेव करते थे। इस वजह से महर लोग अपने आप को मराठा किंगडम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट समझते हैं। इन शॉर्ट, शिवाजी महाराज के टाइम महर लोगों के लिए ज़िंदगी बेटर थी, जबकि बाद के पेशवा रूल में उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। लेकिन तब एक नए प्लेयर की एंट्री होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स का मकसद था पावर और प्रॉफिट। उन्होंने कास्ट बैरियर्स के बियॉन्ड जाके महर कम्युनिटी को अपनी आर्मी में शामिल करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स के लिए महर सोल्जर्स एक एसेट थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें एक नई रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया। महर सोल्जर्स डिसिप्लिन्ड, ब्रेव और युद्ध भूमि के इलाकों में ट्रेंड थे, और यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी, जो खत्म होती है भीमा कोरेगांव के बैटलफील्ड पर। 1817 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का आगाज होता है। पेशवा बाजीराव सेकंड, जो मराठा एम्पायर के सबसे आखिरी पेशवा थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ
अपनी पावर रिक्लेम करने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक बैटल्स में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पेशवा को पुणे से भागना पड़ा, लेकिन उन्होंने वापस पुणे को कैप्चर करने की प्लानिंग की। 1 जनवरी 1818 को ब्रिटिश की एक छोटी सी फोर्स सिर्फ 800 सोल्जर्स के साथ कैप्टन फ्रांसिस स्टॉन्टन की कमांड में पुणे की तरफ मार्च कर रही थी। इस फोर्स में 500 महर सोल्जर्स शामिल थे। उनका सामना कोरेगांव के पास पेशवा बाजीराव सेकंड की 28,000 सोल्जर्स की आर्मी से हुआ। ये एक वन साइडेड बैटल लग रही थी, लेकिन जो हुआ उसने हिस्ट्री बदल दी। दरअसल 28,000 के सामने केवल 800 सोल्जर्स खड़े थे, लेकिन उन 800 में से 500 सोल्जर्स वो थे जिनके लिए ये सिर्फ एक ज़मीन को कैप्चर करने वाला युद्ध नहीं था। उनके लिए ये करो या मरो वाली सिचुएशन थी। या तो आज जीत के अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाएंगे, या फिर मर के इस जात पात के नर्क से आज़ादी पाएंगे। बैटल शुरू होती है कोरेगांव के पास एक छोटी सी मड फोर्ट पर। ब्रिटिश सोल्जर्स जो हेविली आउटनंबर थे, उन्होंने अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखा। पेशवा की आर्मी जो नंबर्स में काफ़ी बड़ी थी, उन्होंने बार बार अटैक किया, लेकिन ब्रिटिश सोल्जर्स और स्पेशली महर रेजिमेंट ने अपनी बहादुरी दिखाई। ये बैटल सिर्फ तलवारों और तोपों की नहीं थी, ये स्ट्रैटेजी और करेज का भी एक एग्जाम्पल थी। महर सोल्जर्स ने उन रास्तों और इलाकों का यूज़ किया जो उन्हें अच्छे से पता था। पेशवा की आर्मी के रिपीटेड अटैक्स के बावजूद ब्रिटिश फोर्स अपने पोजीशन पर टिकी रही। ये लड़ाई लगभग 12 घंटे तक चली। रात होने तक पेशवा की 28,000 की आर्मी को फाइनली पीछे हटना पड़ा। सिर्फ 800 ब्रिटिश सोल्जर्स, जिसमें से ज़्यादातर महर कम्युनिटी के थे, उन्होंने ये इम्पॉसिबल बैटल जीत ली थी। इस बैटल में 22 महर शहीद हो गए थे। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये एक उत्पीड़न के खिलाफ एक ऐतिहासिक जीत थी। ये एक ऑप्रेस्ड कम्युनिटी की कहानी थी जिन्होंने अपने साहस और एकता के जरिए एक ताकतवर सिस्टम को चैलेंज किया। ब्रिटिश ने इस जीत को याद करते हुए भीमा कोरेगांव में एक विक्ट्री पिलर या विजय स्तंभ बनाया। इस पिलर पर उन सोल्जर्स के नाम लिखे गए जो इस बैटल में शहीद हुए थे। 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस विजय स्तंभ का विजिट किया। उन्होंने इस बैटल की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया और इसे दलित प्राइड और एम्पावरमेंट का सिंबल बनाया। आज भी हर साल 1 जनवरी को हज़ारों लोग विजय स्तंभ के सामने ट्रिब्यूट देने के लिए भीमा कोरेगांव जाते हैं। लेकिन भीमा कोरेगांव की कहानी आज भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और इक्वलिटी के लिए एक रैलिंग पॉइंट बन गई है। रिसेंट ईयर्स में इस बैटल के कम्मेमोरेशन को लेकर प्रोटेस्ट और वायलेंस भी देखने को मिला, लेकिन ये स्टोरी आज भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ के लिए एक आशा की किरण है। भीमा कोरेगांव की कहानी सिर्फ एक बैटल की नहीं है, यह है करेज, रेजिलियंस और ऑपरेशन के अगेंस्ट फाइट की कहानी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर यूनिटी और डिटर्मिनेशन हो तो सबसे बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। जय हिंद, जय भोलेनाथ।